Hello guys, welcome back to Kanun Shala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we are back with a new video. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. As you know, president is the head of the union and also वो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया माना जाता है. तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रेसिडेंट, उनकी पावर्स, उनके फंक्शंस, उनका इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होता है, इनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, इनका रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होता है. इसके साथ ही साथ इनके इलेक्शंस में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड इनका इलेक्शंस का जो मेथड है वो क्या होता है. तो आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इन द फर्दर वीडियो. अगर हम बात करें द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, वो तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इलेक्ट हुए थे ऑन 26 जनवरी 1950 को. ऑल्सो अगर हम प्रेजेंटली हमारे प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो उनका हमारा इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा लंबा कंट्रीब्यूशन था एंड ऑल्सो उनका इन द मेजर रोल था फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. सो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो जैसा कि हमने अभी बात किया था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है एंड वो हेड ऑफ द स्टेट होता है. वो पार्ट होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, जिसमें अदर मेंबर्स भी होते हैं जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. एंड इनका प्रोविजन रिलेट करता है विद द 52 टू 78 आर्टिकल से. अगर हम बात करें तो वो एक सिंबल होता है हमारी सॉलिडेटरी का, यूनिटी का एंड इंटीग्रिटी का. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट होता है उनका इलेक्शंस कैसे हेल्ड होता है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए. तो उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो बेसिकली लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं होती हैं, एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं. तो ये तो हो गया कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है. तो इसका आंसर आएगा थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज. अब जो एमएलए का वोट होता है एंड जो वोट ऑफ एन एमपी होता है, उसका ये मेथड होता है कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो इस वे से इनको अपॉइंट किया जाता है. अगर हम बात करें कि कौन प्रेसिडेंट इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेता है, अभी तो हमने देखा था कि कौन पार्ट लेता है, अब हम देखते हैं कौन पार्ट नहीं लेता है. तो बेसिकली ये जो लोग हैं जैसे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ 12 राज्यसभा, तो जब हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि 12 मेंबर्स जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है. किसमें से? वेरियस फील्ड में से नॉमिनेट किया जाता है. तो बेसिकली जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उन पे कोई राइट नहीं होता वोट करने का. कहाँ पे? ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में. अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये भी पार्ट नहीं लेते हैं. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, वो दोनों ही नहीं लेती है. एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ये भी नहीं लेती है. अब आप कहोगे कि अभी तो हमने देखा था कि थे, लेकिन ये जो थे ये इलेक्टेड मेंबर्स थे. यहाँ पे आप नोट डाउन करना, ये इलेक्टेड मेंबर्स थे, ये पार्ट लेते हैं. लाइक इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली. लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो पार्ट नहीं लेते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है प्रेसिडेंट का. तो जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है उसका 5 साल का एक टेन्योर होता है. जब उनका ऑफिस जो होता है 5 इयर्स का, वो जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद आइदर वो री इलेक्ट हो सकते हैं. मीन्स जब भी कोई न्यू इलेक्शन होगा आइदर वो री इलेक्ट हो सकते हैं या फिर कोई और इलेक्ट हो जाएगा. तो बेसिकली टर्म ऑफ ऑफिस वही होता है या प्रेसिडेंट ऑफिस वही होता है
जो भी उनका 5 ईयर का टर्म है अपने ऑफिस में, या किसी कंडीशन से वो पहले ही रिटायर हो रहे हैं ऑफिस से, ठीक है, या किसी किसी केसेस में थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, या फिर न्यू इलेक्शन होते हैं, री इलेक्शन जिनको हम बोलते हैं, एक नया प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये होता है प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मीन्स कि वो कब तक उन्होंने अपनी पोजीशन हेल्ड की है। तो बेसिकली अब अगर हम देखा जाए तो ये 5 साल का टर्म होता है एक प्रेसिडेंट का, टू बी इन द ऑफिस। अब अगर हम बात करें कि जो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि इलेक्शन में यूज किया जाता है इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, तो वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से क्या हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। अब ये जो वोटिंग है ये कैसे होती है, ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम के थ्रू होती है। अगर बात करें कि कोटा क्या होता है, कोटा ऑफ वोट्स इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड +1/1 +1 2, ये एक इलेक्टोरल कोटा होता है जिसके मेथड से प्रेसिडेंट इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में? तो अगर कोई डिस्प्यूट जो कि इलेक्शन से रिलेटेड हो जाता है, एंड अगर वो सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। एंड इसका आंसर यही होता है कि हाँ, अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा हो गया एंड केस अगर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है रिलेटिंग टू द राज्यसभा और वी कैन से प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है, एंड मीन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, द एक्ट्स डन बाय द प्रेसिडेंट, अब जितने भी उसने अपने टेन्योर में जितना भी वर्क किया होगा वो सब इनवैलिड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। जितना भी टर्म, मतलब सपोज 5 ईयर का टर्म होता है प्रेसिडेंट का, 3 इयर्स तक उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद किसी कंडीशन की वजह से उनका जो इलेक्शन था वो नल एंड वॉइड हो गया, तो जो 3 इयर्स तक उन्होंने जितना भी वर्क किया होगा वो क्या होगा, वैलिड रहेगा, उसको इनवैलिड हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे रिक्लेमेशन होता है। तो ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन द यूटी, किसी भी फॉर्म में, सिंगल लाइनर्स में या फिर ओटी में। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, अभी तो हमने देखे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, आई मीन कौन कौन से लोग जो है वो वोट कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि जो पर्सन प्रेसिडेंट बनने जा रहा है वो, उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है जिसमें कि पहली जो है वो, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। या आप मोस्टली पोस्ट पे देखोगे सब पे यही रहता है, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हो, लोकसभा के मेंबर्स हो। हमने लास्ट वीडियो में अभी हमने राज्यसभा लोकसभा के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हमने ये देखा था कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब उनकी एज जो है वो मिनिमम 35 ईयर्स की होनी चाहिए। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो 35 ईयर्स या उससे ज्यादा के हो सकते हैं। एंड उनकी, ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस, मतलब उनको जो जो लोकसभा की हमारी कंडीशंस हैं वो क्वालिफाई करनी चाहिए टू बिकम द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो उनको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनका अंडर दीज गवर्नमेंट्स। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस थी। इसमें एड ऑन एक ये था कि जो लोकसभा की क्वालिफिकेशंस है वो भी इनको फुलफिल करनी चाहिए टू बिकम द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मीन्स एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा हो जाएंगे वो, फिर वहां से अमंग द प्रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशंस क्लियर करेंगे ना। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, अभी तो हमने प्रेसिडेंट्स बनने की देखी थी, अब प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या कंडीशंस है, तो वो ये कंडीशंस होती हैं। तो ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब वो कंडीशंस तो फुलफिल कर दी लेकिन वो मेंबर नहीं हो सकता है ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इफ ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। उनको अपने फर्स्ट डे से ही उनको अपनी सीट जो है छोड़ देनी पड़ेगी, मतलब जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मीन्स ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उस टाइम पे वो नहीं रह सकते हैं एंड उनको अपनी सीट
ही शुड वैकेट हिज सीट जब भी उनका प्रेसिडेंट ऑफिस में उनका इलेक्शन होगा तभी से। फिर उसके बाद ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हम हर कंडीशन में देखते हैं कि अदर देन दिस पोस्ट वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रन नहीं कर सकते हैं। उनके रेसिडेंस के लिए उनको राष्ट्रपति भवन दिया जाता है विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट, एज एवरी वन ऑफ अस नो कि इन लोगों को नहीं देना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जो भी प्रेसिडेंट्स को या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिए जाते हैं, पार्लियामेंट इनके एमोल्यूमेंट्स से अलाउंसेस डिमिनिश नहीं कर सकती है उनके टर्म ऑफ ऑफिस में। एंड उनको एक इम्यूनिटी दी जाती है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, मतलब उस टाइम पे एक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो उनका पर्सनल एक्ट ही क्यों ना हो, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही उनका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होगा उस टाइम पे उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर कुछ ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है तो आई थिंक अ प्रायर नोटिस दिया जाता है, तो ऐसे ही उनको नहीं किया जा सकता। या फिर कोई अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट है तो वो भी नहीं हो सकता अगेंस्ट प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उसके बिहाफ पे भी उनको 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस दिया जाएगा। मींस प्रेसिडेंट को 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस दिया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये सिविल प्रोसीडिंग्स आई हैं, एंड वो एक्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उनको ये इम्यूनिटी मिलती है कि मतलब उनके ऊपर कोई ये प्रोसीडिंग्स या चार्जेस नहीं लगा सकता है। अब उसके बाद अगर कोई चाहे तो हाँ वो उनको करना पड़ेगा फुलफिल, क्योंकि उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं। अब हमने पहले पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को हाउस में से रिमूव कर सकते हैं बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इट? तो द ओनली कंडीशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ऐसी कंडीशन है जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, दैट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है जहाँ पे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। जब भी हाउस को लगता है कि जहाँ पे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो इम्पीचमेंट प्रोसेस को फर्दर इनटेक कर देती है। एंड अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो लोकसभा फर्स्ट हाउस होता है इम्पीचमेंट चार्जेस लगाने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि पहले वो तो लोकसभा इनिशिएट कर सकता है, लेकिन अगर राज्यसभा को लगता है तो राज्यसभा भी इनको इनिशिएट कर सकता है चार्जेस को। लेकिन उसके बाद जो भी चार्जेस होंगे, जो भी रिजोल्यूशन होगा वो लोकसभा पे जाएगा। फिर लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा उसके पास, एंड वो रीजंस फाइंड करेगा कि क्यों चार्जेस लगाए गए हैं, तब उसके बाद वो फर्दर मूव होंगे। अब ये कुछ स्टेप होता है कि लोकसभा इनिशिएट करेगा इम्पीचमेंट के चार्जेस को। एंड इम्पीचमेंट के जितने भी चार्जेस हैं वो 1/4 ऑफ द मेंबर साइन करेंगे। इसके पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। लोकसभा है वो पास कर सकता है इम्पीचमेंट चार्जेस विद 2/3 मेजोरिटी। उसके बाद वो राज्यसभा को पास करेगा। एंड लोकसभा इसके बाद जब भी राज्यसभा के पास जाएगा राज्यसभा उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड जब भी राज्यसभा इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, उस टाइम पे प्रेसिडेंट को बैठना पड़ेगा टू सिट इन द, मींस प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है, जान सकता है कि उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं। अगर राज्यसभा पास कर देता है, एग्री कर देता है चार्जेस को, एंड उसको 2/3 मेजोरिटी से मूव कर देता है, तो प्रेसिडेंट्स को उसी टाइम पे रिमूव कर दिया जा सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन ये आती है कि लोकसभा जब इम्पीचमेंट चार्जेस पास कर रहा होगा तो उसी फर्स्ट स्टेज पे जो हमारे फर्स्ट इम्पीचमेंट चार्जेस लगाए गए थे उस टाइम पे 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाता है हमारे प्रेसिडेंट को। दूसरी चीज, जब राज्यसभा इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा चार्जेस को, तब जो प्रेसिडेंट है वो उस टाइम पे हाउस में बैठ सकता है, एंड वो जान सकता है कि उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस के
क्या क्या चार्जेस लगे हैं इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो ये एक हमारी सिंपल सी इम्पीचमेंट प्रोसेस है जो कि यहाँ पे दी गई है, एंड दैट्स नॉट इवन दैट टिपिकल टू मेमोराइज। सो यहाँ पे आप इस टेबल के थ्रू इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो सकता है। वैकेंट की बात करें तो वैकेंट का मतलब होता है खाली। तो हाँ, प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो सकता है, लेकिन किस किस कंडीशन में। जब प्रेसिडेंट का ऑफिस, जब प्रेसिडेंट जो है अपना कंप्लीट कर ले अपना टर्म ऑफ 5 इयर्स, तब उसका हाउस वैकेंट हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो हमने देख ही ली कि प्रेसिडेंट का जब भी 5 ईयर का टर्म खत्म होगा तो वो रिजाइन कर सकता है, एंड उस टाइम पर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो है कि प्रेसिडेंट अपना जो रिजाइनेशन है वो प्रेसिडेंट को दे सकता है, एंड बाय पुटिंग फॉरवर्ड हिज रिजाइनेशन, एंड मीन्स वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है अपना रिजाइनेशन जब भी वो चाहते हैं तब। एंड अगर लोकसभा या राज्यसभा इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट चार्जेस लगा सकते हैं, इनिशिएट करते हैं, उस टाइम पे भी उनको रिमूव कर दिया जा सकता है। जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होंगे तब तक उनकी सीट जो है, उनकी पोस्ट जो है वो क्या रहेगी, वो वैकेंट रहेगी। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो है कि अगर प्रेसिडेंट अपने टेन्योर में ही डाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे भी उनकी सीट वैकेंट रहेगी अनटिल एंड अनलेस नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होते तब तक। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिक्लेरेशन, उनके इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, या बीच टेन्योर में ही उनके इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया इनवैलिड, उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट की सीट जो है, प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। नाउ वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब जब इन कंडीशंस पे, जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे हाउस में, उस कंडीशन पे, या उन्होंने रिजाइन कर दिया है या वो नहीं है, उस कंडीशंस पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की ऑफिस को हेल्ड करेंगे। लेकिन जब तक, जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, सिर्फ तब तक। अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे नए, तो वाइस प्रेसिडेंट अपनी वापस से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक्सेप्ट बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब उनका टर्म एक्सपायर हो रहा है, मीन्स 5 साल के बाद, तब तो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट होने ही हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में नहीं होंगे, लेकिन बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं उन सब में वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड करेंगे प्रेसिडेंट का ऑफिस। नाउ एज पर द प्रेसिडेंट्स एक्ट 1969, इफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज वैकेंट टू, अब किसी कंडीशन की वजह से वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस में नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट की पोजीशन कौन हेल्ड करेगा। तो 1969 के प्रेसिडेंट एक्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, ये सब लोग क्या करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट का क्या पोजीशन हेल्ड करेंगे, उनके जो भी उनका ऑफिस है वो हेल्ड करेंगे जब तक हमारे नए प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। तो कौन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट्स की क्या क्या पावर होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब वो क्या क्या अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या बना सकता है, एंड उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो पहली बात, किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन में जो भी इंडियन गवर्नमेंट लेती है, कोई भी एक्शन लेगी वो प्रेसिडेंट के नाम पे लेगी, एंड ही मे और मे नॉट मेक रूल्स टू सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो बना भी सकता है या नहीं भी बना सकता। ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइंस हिज रेम्यूनरेशन। वो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। वो अदर मेंबर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, हमारे स्टेट के गवर्नेंस जो अलग अलग स्टेट के गवर्नेंस होते हैं वो, एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन एंड उसके मेंबर्स। तो ये सब पावर्स किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है कि इन सब का इलेक्शन, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्टली बात करें, ही सीक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट से वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ही रिक्वायर्स पीएम टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन of the council of ministers any matter on which a discussion has to be taken by a minister but which has not been considered by the council। मतलब वो पीएम को भी कुछ कुछ कंडीशंस पे पीएम को भी अपनी रिपोर्ट्स उनको सबमिट करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि पीएम हेड करते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के किसी भी मैटर पे उनके डिस्कशन पे उनसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो वो नेशनल कमीशन किस किस की? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस की, इन सब की नेशनल कमीशंस को अपॉइंट करते हैं। वो इंटरस्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड उनके पास एक ये भी पावर होती है कि वो किसी भी एरिया को जो भी उनको लगता है उनको शेड्यूल्ड एरिया बना सकते हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइबल एरियाज। तो ये सब जो अपॉइंटमेंट का मैटर है ये किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में। तो आप बेसिकली इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो रिलेट करती हैं विथ रिलेट टू द अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अब हम आके जाके इसको देखेंगे कि ये किस आर्टिकल में आता है। फिर हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है? ही समन्स और प्रोड्यूस पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है, वो लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि राज्यसभा जो है एक हमारा परमानेंट हाउस है। वो एक जॉइंट सिटिंग भी बुला सकता है लोकसभा एंड राज्यसभा को, अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल इमरजेंसी आ गई तो। एंड वो इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है हमारे कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन मीन स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन को, एंड हर एक जनरल इलेक्शंस के स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब जैसे ही जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? एड्रेस कर सकते हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट को। वो स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करते हैं लोकसभा के, एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के, जब भी उनकी सीट्स वैकेंट हो जाती हैं तब। ऑल्सो जब हमने पढ़ा था कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में जो कि होते हैं फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स, तो वो भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का ये कंसेप्ट जो है वो हट चुका है, जो कि हमारे राज्यसभा में होता था। वो कंसल्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन को ऑफ इंडिया ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। इलेक्शन कमीशन को वो इस पे भी डिस्कस कर सकते हैं। वो रिकमेंड कर सकते हैं या फिर वो नए इंट्रोडक्शन कर सकते हैं बिल्स का हमारे पार्लियामेंट के अंदर। वो ऑर्डिनेंस को प्रमोलगेट कर सकते हैं, या फिर वो ही लेज द फॉलोइंग रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट, जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड हो, यूपीएससी से रिलेटेड हो या फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हो। तो ये सारी होती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में बेसिकली क्या होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस लाइक चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, या मीटिंग्स को कंडक्ट करना, सेशन को बुलाना, एड्रेस करना, रिपोर्ट्स लेना। ठीक है, किसी को कंसल्ट करना, बिल इंट्रोड्यूस करना, ये सब कहाँ आती हैं? ये हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स में दी गई हैं। अब फाइनेंशियल पावर्स में क्या दी गई है? तो इसमें बेसिकली यूनियन बजट से रिलेटेड, मनी बिल से रिलेटेड, ग्रांट से रिलेटेड, हमारे कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, या जितना भी हमारे फाइनेंस कमीशन बनता है आफ्टर एवरी 5 years उससे रिलेटेड। तो पहला हम देखते हैं कि फर्स्ट पावर जो है वो रिलेटेड है मनी बिल से, कि वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा उनका प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। एंड वो मीन्स ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। यूनियन बजट उनके ही उसमें प्रेजेंट होता है इन द पार्लियामेंट। एंड वो ग्रांट्स के लिए डिमांड बना सकते हैं। एंड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो हमारा होता है
जिसमें कुछ लोगों की सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस वगैरह होते हैं, वो भी उनके मतलब वो भी उनके कंट्रोल में होता है। एंड जो फाइनेंस कमीशन बनता है वो भी आफ्टर 5 इयर्स ये ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जुडिशियल पावर्स में हम देखें जो कि हमारे कोर्ट से रिलेटेड होती है, तो बेसिकली चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट सारे प्रेसिडेंट्स के हाथ में होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। एंड जरूरी नहीं है, मीन्स अगर कोई मैटर है बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस उन पे बाइंडिंग नहीं होता। मतलब वो ये जरूरी नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आया है वो माने। अगर उनको लगता है कि इनकी रूलिंग मतलब उनको नहीं प्रॉपर वो है, तो वो नहीं भी मान सकते उनको, मीन्स वो बाइंडिंग नहीं होती है। उनके पास एक पार्डनिंग पावर होती है अंडर आर्टिकल 72 के अंडर, जिसमें he has been conferred with power to grant pardon against punishment for an offense against union law, punishment by a martial law और डेथ सेंटेंस। जो कि पार्डनिंग पावर जो है किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है एंड वो उनको मार्शल कोर्ट या डेथ सेंटेंस वगैरह, मतलब पनिशमेंट दी गई है बाय द मार्शल कोर्ट या फिर कोई डेथ सेंटेंस वगैरह, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह, अगर प्रेसिडेंट जो है वो पार्डनिंग पावर उनको ग्रांट कर देता है, तो उनको वो पनिशमेंट कम हो जाती है या फिर वो पनिशमेंट उनको नहीं मिलती है। ठीक है, अब जो पार्डनिंग पावर है वो कुछ इन टाइप से होती है, जैसे पार्डन, विद द ग्रांट ऑफ पार्डन कन्विक्ट्स बोथ कन्विक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीटली एब्सॉल्व्ड। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस उनको दिया जाता है वो बिल्कुल हट जाता है। कम्यूटेशन में तो नेचर ऑफ द पनिशमेंट चेंज हो सकता है कम्यूटेशन में। जैसे अगर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हो रहा है तो उनको वो 10 या 20 इयर्स कर दिया जा सकता है। अगर उनको डेथ की पनिशमेंट दी है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो मतलब इसका कन्विक्ट में जो पनिशमेंट उसको चेंज कर सकते हैं, रेमिशन में रिड्यूस कर सकते हैं टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जैसे 20 इयर्स है तो 10 इयर्स कर दो, 10 इयर्स है तो 5 इयर्स कर दो, ऐसे रिड्यूस हो सकती है। Respite में awards lesser punishment than original punishment by looking at the special condition of a convict। अगर जो convict है जिसने offense करा है, अगर उसकी कंडीशन नहीं है उस टाइम पे, तो उस कंडीशन में उनको कम पनिशमेंट दे दी जा सकती है। रिप्राइव में स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, तो टेम्परेली उसको सेंटेंस कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये कुछ पार्डनिंग पावर्स होती हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं, प्रेसिडेंट ही इनको ग्रांट कर सकता है। अगर हम डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स होते हैं। एंड वो सबकी सब जो भी होते हैं पार्लियामेंट से अप्रूव किए जाते हैं, नेगोशिएट किया जाता है, वो सभी सब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स। इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स में वो ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मीन्स इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई भी मीटिंग्स हेल्ड हो रही है या जितने भी हो रहे हैं वो उन्हीं के नेम पर होते हैं, वो ही वो मीटिंग हेल्ड करते हैं। अगर मिलिट्री पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट देखें तो वो मिलिट्री के कमांडर इन चीफ होते हैं, कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होते हैं। वो चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी, चीफ ऑफ द एयरफोर्स को भी इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पावर्स है, इनको हम एक अलग से वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे वेरियस 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैं, जो है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के अंदर आती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 एंड 365 के अंदर आती है प्रेसिडेंट्स रूल, एंड आर्टिकल 360 के अंदर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हम देखते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की पावर क्या होती है? अभी हमने पार्डनिंग पावर देखी थी, अब ऑर्डिनेंस की पावर क्या होती है? तो आर्टिकल 123 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। मीन्स जो प्रेसिडेंट है उनके पास काफी सारी लेजिस्लेटिव पावर होती हैं, एंड उसमें से जो ऑर्डिनेंस पावर है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पावर है। मीन्स ही प्रमोलगेट्स एन ऑर्डिनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। वो ऑर्डिनेंस को प्रमोलगेट कर सकते हैं जब भी यूनियन कैबिनेट बोले तब। अब ये जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है ये बेसिकली होता क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं।
अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो होती है वो क्या होती है। तो बेसिकली ये एक पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में कि जब हाउस सेशन में नहीं है एंड पार्लियामेंट को एक इम्पॉर्टेंट लॉ पास करना है लेकिन हाउस सेशन में नहीं है, तब उसको ऑर्डिनेंस बना के हमारे प्रेसिडेंट उसको पास कर सकते हैं एंड जब भी हाउस वापस से सेशन में आएगा तब वो उसको पास करवा सकते हैं। तो बेसिकली एक इमरजेंसी प्रोविजन टाइप का हो जाता है कि जब भी हाउस सेशन में नहीं है एंड कोई लॉ पास करना है तो प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट की हेल्प लेके उस लॉ को पास करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये होती है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट इज द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट उसको पास कर सकती है जब भी एंड बिफोर द बिल बिकम्स एन एक्ट, मीन्स पार्लियामेंट उसको पास कर सकती है उसके एक्ट बिकमने से पहले। उसके पहले इसको इंडियन प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ता है अप्रूवल लेने के लिए। अब ये प्रेसिडेंट के पास होता है, क्या वो उसको आइदर तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको रिटर्न कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ चेंजेस हैं आप इनको चेंज कर दीजिए, या उसको रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब ना वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं। अब ये प्रेसिडेंट के पास में होता है वो अपनी कौन सी पावर को यूज करना चाह रहे हैं, रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, रिटर्न करना चाह रहे हैं, या फिर उनकी असेंट को विथहोल्ड करना चाह रहे हैं। तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट की जो पावर होती है उसको हम वीटो पावर बोलते हैं एंड ये गाइड की गई है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऑफ 111, जिसमें प्रेसिडेंट को ये वीटो पावर दी गई है रिलेटिंग टू द बिल। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेवरल आर्टिकल्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। तो हमारा आर्टिकल 52 बोलता है दैट देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 बताता है हमारी द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है विद द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। आर्टिकल 54 बताता है हमारा द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कैसे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। एंड आर्टिकल 55 बताता है द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, किस मैनर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए, जिसमें वोटिंग प्रोसेस डिफाइन करता है एंड स्टेट्स का क्या रोल होता है इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स को भी वो डिफाइन करता है इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 बोलता है हमारा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें कि हमको पता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट का टर्म है वो 5 ईयर्स का होता है एंड उनकी सीट कब कब वैकेंट हो सकती है, ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। आर्टिकल 57 ये बोलता है कि जो भी प्रेसिडेंट पहले बन चुका है वो उसको री इलेक्ट भी हो सकता है। ऑल्सो ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी अपॉइंटेड है उनको हम री इलेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि जो प्रेसिडेंट पहले से ही इलेक्ट था वो री इलेक्ट वापस से हो सकता है। आर्टिकल 58 हमको बताता है द क्वालिफिकेशंस फॉर द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट बनने को हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। आर्टिकल 15 हमको बताता है द कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अगर आप प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठने वाले हो, आप प्रेसिडेंट की लीड रोल हेड करने वाले हो, तो आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करना चाहिए। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल बताता है ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 16 बताता है द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, जब भी वो हाउस में आता है तो वो ओथ कैसे लेता है एंड उनको ओथ कौन डायरेक्ट करता है। आर्टिकल 16 बताता है द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रोसेस, कौन सा हाउस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है, कौन कौन से ग्राउंड्स पे। ऑल्सो ये पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस डिफाइन करता है। आर्टिकल 62 बताता है कि जब भी प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है तो उस टाइम पे जो हमारा इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जो भी वैकेंसी होती है उस टाइम पे उसको हम कैसे फिल करें, कैसे हम री इलेक्शन करें एंड उस वैकेंसी को फिल करें बाय अपॉइंटिंग अ न्यू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 हमको बताता है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन, जिसमें वो रेमिट, कम्यूट, सस्पेंड कर सकता है सेंटेंसेस को रिगार्डिंग द केसेस, कि वो केस किस पे डिपेंड करता है। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going to like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also don't forget to share the video. Also hit the bell icon, so as soon as a new video is posted, you can just get the notification of it. Thanks for watching the video.